देखो, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम मार्किंग की थी वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था और बेसिसिटी ऑफ माइंस ये वाला टॉपिक अब हम लोगों को मार्किंग में शुरू करना है। ठीक है, तो मार्किंग शुरू करते हैं। तो 13.5 सेक्शन यहाँ से आप लोगों की मार्किंग शुरू होगी। ठीक है, और जो सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जाएगा यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ रीजन कि वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। जो आप लोगों के पास अमाइंस होते हैं उन अमाइंस का बेसिक नेचर क्यों होता है। ठीक है, तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अमाइंस बेसिसिटी शो करते हैं, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं इस पर भी अपन बातचीत करेंगे, बट द पॉइंट इज कि वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो इसका आंसर तुमको 2 या 3 पॉइंट्स में देना है। जो सबसे पहला पॉइंट तुमको ध्यान रखना है वो ये, द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, ड्यू टू के बाद फॉलोइंग रीजन्स ये वाला वर्ड लिखना और इसके सब पॉइंट्स बनाना, 1 2 3 4 ऐसे सब पॉइंट्स बनाना। सब पॉइंट्स कैसे रहने चाहिए? पहला पॉइंट लिखोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, ये बना लेना पॉइंट नंबर 1। और उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 ये बनाओगे, ठीक है, अमाइंस आर बेसिस बिकॉज दे कैन शेयर, ठीक है, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम विद एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है ना, मतलब 2 लोगों के अकॉर्डिंग हमने बेसिसिटी को एक्सप्लेन किया क्योंकि वो अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट कर सकता है इस वजह से। खैर, उसके अलावा यहाँ पे इसी सेम क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इस तरीके से एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस विथ सूटेबल एग्जाम्पल। कोई भी आप अपनी मर्जी से एक सूटेबल एग्जाम्पल लीजिए और सूटेबल एग्जाम्पल लेकर आप बेसिसिटी को एक्सप्लेन करिए। ऐसे भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसा पूछेगा तब आप क्या करोगे? तब आपने जो ऊपर में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है उसका पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, उसका पॉइंट नंबर 2 लिखोगे और अब पॉइंट नंबर 3 में तुमको बेसिकली एग्जाम्पल लिखना है। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक कि ट्राई मिथाइल अमाइन शेयर इट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और ये रिएक्शन खत्म। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये वाला अमाइन लिया है तो तुम यही वाला अमाइन लो। तुम्हें अगर ये नहीं लेना है तुम ऐसा भी ले सकते हो, RNH2 और ये 2 बिंदियाँ। चॉइस आपकी है, आपको जो अमाइन लेना है आप वो अमाइन लीजिए। कहने का सिर्फ इतना सा सार है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो शेयर होंगे, ख़त्म बात। ठीक है, ओके। और ये तो हमने जो बातचीत की अमाइंस की बेसिसिटी की, ठीक है, ये जो हमने अमाइंस की बेसिसिटी की बातचीत की ये की इन टर्म्स ऑफ लेविस थ्योरी, है ना। देखो, आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस की टोटल 3 थियरीज हैं। पहली अरेनियस, जो कि क्लास 9th एंड 10th में भी पढ़ी जाती है। H+ रहेगा तो एसिड, OH- रहेगा तो बेसिक, राइट। एक होती है आपकी लेविस थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बातचीत करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हमने ऊपर मार्किंग ऑलरेडी कर ली। और एक होती है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग नियम चलते हैं एसिड के, अलग नियम चलते हैं बेस के, है ना। हमने ये भी पढ़ा था कि ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस वगैरह वगैरह। खैर, बट आप बेसिसिटी को बस इतने में एक्सप्लेन करना। लेकिन अब ये जो आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आगे भी तुमको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखो, यहाँ पे इसने ये एक अमाइन लिया है। अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर इंपॉर्टेंट है। आपने उसके साथ मिथाइल लगाया है, इथाइल लगाया है, फिथाइल लगाया है, X लगाया है, Y लगाया है, Z लगाया है, ये सब मायने नहीं रखता। ठीक है, ये सब मायने नहीं रखता कि आपने क्या लगाया है, X लगाया, Y लगाया, Z लगाया, ये सब मायने ही नहीं रखता। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप लगे हुए हो सकते हैं। अगर आप इस अमाइन में पानी डालोगे, अगर आप इस अमाइन में पानी डालोगे, ये देखो इसमें पानी डाला है, तो होगा क्या?
पानी के पास में जो H+ और मान के चलो OH नेगेटिव है, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर उस H को ले लेंगे। तो देखो नाइट्रोजन के पास H लग गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और OH नेगेटिव बना। ठीक है, तो मैडम ये आप हमको ये सब क्यों बता रहे हो? वो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कल को तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी अमाइन दे देगा और बोलेगा कि इस अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड ड्रॉ करके दिखाओ। क्योंकि देखो अमाइन क्या है, एक बेस है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, याद है ना, बेस का अपोजिट कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का अपोजिट कंजुगेट बेस, राइट। तो अगर वो बोलेगा कि इसका कंजुगेट एसिड बना के दिखाओ, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेस से कंजुगेट एसिड अगर मुझको बनाना है, यानी कि उसके लोन पेयर को H+ दो। ठीक है, बस। तो ये इस टाइप के नोट में लिख लो, नोट्स में लिख लेना। इस टाइप में कोई भी अमाइन आपको दे देगा और बोलेगा इसका कॉन्जुगेट एसिड ड्रॉ करो। ठीक है, अगर तुमको नहीं आएगा तो तुमसे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, खैर अब आगे तुम्हें अलग अलग बेस दिए हुए हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं प्राइमरी अल्काइंस के, कुछ एग्जाम्पल दिए सेकेंडरी अल्काइंस के, कुछ एग्जाम्पल दिए टर्शरी के, कुछ एग्जाम्पल दिए अराइल यानी कि एरोमेटिक के। तो ये जो एंटायर चार्ट है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट, वैसे मैं रट्टा मारने को नहीं बोल रही हूँ, बट इस चार्ट से कल को आपको किसी भी अमाइन का स्ट्रक्चर दे सकता है और आपसे IUPAC नेम पूछ सकता है, या फिर IUPAC नेम दे सकता है और आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? मैं ये नहीं कह रही कि चार्ट को रट लो, क्योंकि IUPAC नेम कोई रटने का नाम नहीं कि रट लिया। IUPAC नेम जो है वो प्रॉपर कंसेप्ट है, उसके प्रॉपर रूल्स हैं। अगर आप वो रूल्स को जानते हो तो आपको कोई कैसा भी नाम दे दें, आप अपना उसका स्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हो। ठीक है, बट मैं बस तुम्हें बता रही हूँ, जैसे कि अगर मैं एग्जामिनर होती और अगर कोई मुझको कहता कि मैडम आपको इसी चार्ट में से क्वेश्चन देने हैं, तो मैं ये वाला देती। ठीक है, मैं ये वाला देती, फिनाइल मिथानामाइन, क्योंकि इसमें एक इंसान को कन्फ्यूजन पैदा होना चाहिए, यार फिनाइल मतलब क्या है, फिनाइल के ऊपर अमाइन लगाना है कि मीथेन के ऊपर अमाइन लगाना है। मैं जानती हूँ ना कन्फ्यूजन होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली अमाइन वो बेंजीन ग्रुप से लगेगा कि मीथेन को होकर लगेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए मैं यही वाला देती। ठीक है, जैसे ये पता होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग सब जानते हैं कि बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली NH2 कनेक्टेड रहे तो उसे कहते हैं एनिलीन, बट एनिलीन उसका IUPAC नेम नहीं है, एनिलीन उसका कॉमन नेम है। तो मैं आपको जो चीज़ ड्रॉ करने को देती वो मैं आपको देती बेंजीन अमाइन। लो अब पढ़ो बेंजीन अमाइन और अब पढ़ो फिनाइल मिथेन अमाइन। कन्फ्यूजन मैं दोनों देती कि ड्रॉ करो, ताकि जब एक बच्चा एग्जाम में बैठे तो उसको कन्फ्यूजन हो और वो गलती कर दे। ऐसा नहीं कि बाकी अदर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैं एग्जामिनर होती, मुझे अगर पेपर सेट करना होता तो मैं यही देती। हाँ, ऑब्वियस है कि मैं आप लोगों को ये PKB वैल्यूज़ रखने को नहीं कह रही हूँ, चाहे कोई भी डेटा हो किसी भी चैप्टर का कि फलाने का मेल्टिंग पॉइंट इतना है, फलाने का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ये वगैरह वगैरह, ये आपको कभी रटने को नहीं दिया जाएगा। आपको रटने को वही डेटा दिया जाएगा जो सही मायने में रटने लायक होगा। अभी कितने सारे अमाइंस पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, कितने सारे अमाइंस पॉसिबल हो सकते हैं। क्या हम सारे अमाइंस की वैल्यू को रटते रहेंगे? क्या नहीं। फिर मैडम अगर हमको ये रटना ही नहीं है तो ये चार्ट, ये वैल्यू क्यों दी है? किसी भी चैप्टर में ये चार्ट या फिर ये वैल्यूज़ इसीलिए दी रहती हैं ताकि आप उस अमाइन के ट्रेंड को समझ सकें। मतलब अगर मैं कहूँगी सिंपली कि यहाँ से यहाँ जाने पे वैल्यूज़ बढ़ती है, वाई विल यू ट्रस्ट मी। मैं कहूँगी वहाँ से वहाँ जाने पे वैल्यूज़ घट रही हैं, वाई विल यू ट्रस्ट मी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटाज दिया है कि आप एक्सपेरिमेंटल डेटाज के अकॉर्डिंग देखिए, आप समझिए, आपको पता चलेगा कि हाँ सही में वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वैल्यूज़ रटने के लिए नहीं होती है, ट्रेंड को समझने के लिए होती है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि किसी भी टीचर का अचानक से कोई भी दिन मूड हुआ और उसने अपना कुछ खुद का कोई रूल बना लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, खैर अब हम लोग आगे बात करते हैं। वैसे तो बेसिसिटी वाला टॉपिक मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी मैं तुमको लिखवा देती हूँ कुछ रूल्स। ठीक है, वापस से अपने नोट्स में लिख लेना। नोट्स में पॉइंट नंबर 2 ये लिखना
ठीक है, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा बेसिक होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा बेसिक होगी उसको हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, उसको हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो कोई किसी भी चीज़ की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लोगों का पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो गैसियस फेज में है कि वो एक्वस फेज में है। क्या बात कर रहे हो मैडम, गैसियस फेज और एक्वस फेज में क्या आंसर अलग अलग आएगा? एग्जैक्टली। अमाइंस वाले चैप्टर में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, अगर आप गैसियस फेज में अमाइंस की पढ़ाई कर रहे हो तो आंसर अलग आता है, अगर आप एक्वस फेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आंसर आप लोगों का अलग आता है। ठीक है, मैंने जब बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पढ़ाया होगा जहाँ पर भी जिस भी टॉपिक में, या तो क्योंकि मैं मार्किंग करा रही हूँ ना, वहाँ मैंने ये लिखवाया होगा। लेट्स अगर मैंने नहीं भी लिखवाया है तो मैं जो रूल्स है गैसियस फेज में क्या होगा, एक्वस फेज में क्या होगा, अभी ग्रुप में वाली चीज़ शेयर कर दूंगी। अगर मैं शेयर करना भूल जाऊँ तो मांग लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अभी बोला है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ तो नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई वाले ग्रुप्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आर वाले ग्रुप के। मतलब जितने ज़्यादा ग्रुप्स आपके पास लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे उन पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ का पीकेबी के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है? पीकेबी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। मतलब अगर किसी की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो पीकेबी वैल्यू उसकी क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, बराबर, ओके। ये हो गया नोट्स नंबर 2। अब देखो नोट्स नंबर 3 जो तुम लोगों को लिखना है, नोट्स नंबर 3, वो नोट्स नंबर 3 तुम्हें कुछ इस प्रकार से लिखना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है मैडम, आपके अकॉर्डिंग तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे रहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा रहेगी। बराबर? हाँ मैडम एकदम बराबर, आपने तो यही लिखवाया है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसके अकॉर्डिंग तो R3N मतलब यहाँ पे 3 ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, 3 ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ तो इसी की होनी चाहिए थी, R3N यानी कि 3 डिग्री वाले की। बट नहीं, 3 डिग्री वाले की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? 2 डिग्री वाले से कम हो जाती है। क्यों होती है उसका रीज़न भी हम पढ़ेंगे, बट कम हो जाती है। तो यानी कि अगर आपके पास एक 1 डिग्री अमाइन है, अगर आपके पास एक 2 डिग्री अमाइन है, और आपके पास अगर एक 3 डिग्री अमाइन है, और आपका सोचना ये है कि 3 डिग्री अमाइन में क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अमाइन बेसिक होगा। नहीं, 3 डिग्री अमाइन नहीं होगा, 2 डिग्री अमाइन क्या होगा? उससे ज़्यादा बेसिक होगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे चलेगा? अमोनिया, उससे ज़्यादा 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री वाला, और सबसे ज़्यादा रहेगा 2 डिग्री वाला। ये पॉइंट आपको आपके नोट्स नंबर 3 में लिखना है, ये पॉइंट, और नोट्स नंबर 4 में आपको लिखना है ये पॉइंट जो मैंने मार्क किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये रूल एकदम रटा हुआ रहता है, एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, कि जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप रहेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप रहेंगे उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो ऐसे केस में हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं बताओ? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री वाला हरकत मारते हैं। बट वो आपको नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो मैंने ऑर्डर लिखवा के आपको दिया, ये ऑर्डर मैंने आपको लिखवा के दिया है बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर। ये ऑर्डर मैंने आपको लिखवा कर दिया है बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर। बट पेपर में ज़रूरी है क्या बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाए? आपको हो सकता है पीकेबी वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करने को बोला जाए, हो सकता है चीज़ों में आपको पीकेबी वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करने को बोला जाए। तो अभी हमने यहाँ पे बात की कि बेसिक स्ट्रेंथ का और पीकेबी वैल्यू का इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, यानी जो जितना ज़्यादा बेसिक है उसकी पीकेबी वैल्यू उतनी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? 2 डिग्री वाला, तो उसकी पीकेबी वैल्यू उतनी ही क्या होगी? कम, उतनी ही क्या होगी? कम। बराबर? उसके बाद 3 डिग्री वाले की उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर 1 डिग्री वाले की उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा होगी NH3 की। क्यों? क्योंकि पीकेबी और इसमें कैसा चलता है? रिवर्स, इन्वर्स वाला रिलेशनशिप चलता है।
तो कभी भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिक स्टंट का ऑर्डर ये है, पीकेबी वाले स्टंट का ऑर्डर ये है, ऐसा कोई याद नहीं करता, ठीक है, ऐसा कोई याद नहीं करता। ध्यान रखना, याद रखने का एक ही नियम होता है कि रिलेशनशिप इन्वर्स चलता है। बेसिक स्टंट के रूल्स याद रखो, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज कर दो। अगर पूछा जाए पीकेबी के अकॉर्डिंग, तो पीकेबी के अकॉर्डिंग क्या कर दो, चीज़ों को उल्टा कर दो, चीज़ों को क्या कर दो, उल्टा। डन, हो गई कहानी। अब देखो इसी सेम लॉजिक को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जरा हम अटेम्प्ट करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज बेटर स्टेबलाइज्ड एंड बाय विच इफेक्ट। आपको कार्बोकैटायन दिया है, मैंने आपको इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर में प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है, माइनस आई क्या होता है, सब बताया। अब आपको यहाँ पे दिया है कार्बोकैटायन। वाई कार्बोकैटायन? क्योंकि कार्बन के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर वी विल कॉल इट एज कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन आप लोगों को दिया हुआ है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाला कार्बोकैटायन बेटर स्टेबल है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो ये पूछ रहा है, किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो देखो, कार्बोकैटायन का मतलब होता है एक ऐसी स्पीशीज जो कि डेफिशिएंट है, जो बेचारी गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऐसे को हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन, है ना, ऐसे लोग होते हैं हमारे कार्बोकैटायन। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो क्या चाहेगी अपनी लाइफ में, वो यही चाहेगी कि काश उसके पास भी कोई होता जो उसको इलेक्ट्रॉन देता, बराबर। अगर लेट से मेरे पास पैसे कम है तो मैं क्या चाहूँगी, काश मेरे पास भी कोई ऐसा सोर्स होता जो मुझे पैसे देता, बिना काम किए मुझे पैसे देता रहता, देते रहता, मेरी डिफिशियंसी कम होती जाती। मतलब कार्बोकैटायन को अपने आजू बाजू ऐसे ग्रुप चाहिए होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। तो अभी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे, कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे, कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अभी देखो, जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें इस कार्बोकैटायन के बाजू में लगा है CH3, है ना, यहाँ पे इस कार्बोकैटायन के बाजू में लगा है CH3। तो CH3 मतलब एक कार्बन की चेन, बराबर, ओके। तो ये CH3 जो है, कार्बन की चेन हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, ये इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन दे रही है। बाजू वाले में देखो 2 CH3 हैं, इसको 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसे किस केस में मिल रहा है, सेकंड वाले केस में मिल रहे हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसको किस केस में मिल रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसको सेकंड वाले केस में मिल रहे हैं। तो ये वाला जो होगा, ये वाली स्पीशीज़ आपकी होगी मोर स्टेबल, ठीक है। और पूछ रहा है बाय विच इफेक्ट, तो इस इफेक्ट का नाम होता है प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इसका नाम होता है आप लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आप बना लो, मैंने बहुत ही लॉजिकली चीज़ें बताई हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बराबर। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको ऐसे लोग चाहिए जो इलेक्ट्रॉन उसको भर भर के दें, है ना, जो उसको इलेक्ट्रॉन भर भर के दें। तो ऐसे केस में अब वो इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग अगर ज़्यादा होंगे तो उसके लिए उतना बेटर है, बस खत्म। अब नीचे आपको दिया है यूज़ योर ब्रेन पावर। खैर, यूज़ योर ब्रेन पावर में हम बाद में आएंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, है ना, ये जो आपको ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या है यार ये वर्ड्स, आप लोगों के बताओ जरा, क्या है ये वर्ड्स, समझ नहीं आ रहा है क्या है ये फैक्टर्स आपको बताए गए हैं, ठीक है, ये क्या है, आपको फैक्टर्स बताए गए हैं कि बेसिसिटी अमाइंस की किन किन फैक्टर्स से इफेक्ट होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अमाइंस की बेसिसिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो पहला फैक्टर जो उन्होंने बताया है प्लस आई इफेक्ट, इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। दूसरा उन्होंने बताया है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, मतलब जो इस सॉल्वेंट में आप अमाइन को डाल रहे हो, मैंने कहा ना आप एक्वस फेज में काम कर रहे हो कि आप गैसियस फेज में काम कर रहे हो,
और तीसरा है कंबाइंड इन्फ्लुएंस। कंबाइंड इन्फ्लुएंस मतलब दोनों के मिले जुले की वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है। मतलब अगर मैं दो लोग किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी केस को सॉल्व कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर 1 क्या केस का निष्कर्ष निकला, अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर 2 केस का क्या निष्कर्ष निकला, बराबर। फिर दोनों में क्या चीज़ें हैं, ये कॉमन, दोनों के रिजल्ट्स क्या हैं, उनको मिलाकर एक फाइनल रिपोर्ट। तो वैसे ही है पहला जो फैक्टर है कि प्लस आई इफेक्ट। तो देखो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग होंगे, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग होंगे, बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। वन वर्ड, ये जो बुक में इतना सारा कांड लिखा है ये सब मैं आपको ऑलरेडी बेसिसिटी ऑफ अमाइन से पढ़ा चुकी हूँ, बट अगर इस पूरे पैराग्राफ को मुझे वन वर्ड में रिप्लेस करना हो तो इस प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई ग्रुप के। मतलब जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे, ठीक है, बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में अमोनिया NH3 उस बेचारे के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो उसकी बेसिसिटी देखो सबसे कम। और उसके अकॉर्डिंग 3 डिग्री अमाइन, वहाँ तो 3 लोग हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर आता है अगर आप प्लस आई इफेक्ट वाले को अपने आँखों के सामने रखकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो। बट हम ये चीज़, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एक्चुअल ऑर्डर होता है बेसिसिटी का, एक्चुअल ऑर्डर, वो एक्चुअल ऑर्डर क्या है कि अमोनिया रहता है, अमोनिया के बाद 1 डिग्री रहता है, 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री रहता है, और सबसे ज़्यादा है 2 डिग्री, है ना। मतलब 2 डिग्री सबसे ज़्यादा है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा नहीं है। मतलब हम ये जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आएगा, बट दिस इज रॉन्ग। बट ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर क्या है, रॉन्ग। एक्चुअल ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री पीछे आ जाता है, 2 डिग्री आगे चला जाता है। अब लोगों के अंदर ये खलबली उठी, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, +3 डिग्री वाले में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 3 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा ज़रूर एक और फैक्टर होगा जिसकी वजह से आंसर में चेंज आ रहा है। तो वो नेक्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है बेसिसिटी को, दैट इज सॉल्वेशन, ठीक है, बराबर। आप जिस सॉल्वेंट में अमाइन को डिसॉल्व कर रहे हो वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सॉल्वेशन वाला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, बराबर, सॉल्वेशन वाला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। खैर हम लोग अमाइंस को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्वेशन वाला फैक्टर ये कहता है अगर आप मैडम अमोनिया लेकर आओगे तो अमोनिया छोटा मॉलिक्यूल है, उस अमोनिया के आजू बाजू मेरे पानी के देखो 4 मॉलिक्यूल्स जाकर उसको क्या कर सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं। अगर आप 1 डिग्री वाला लेकर आ जाओगे अमाइन RNH2, तो एक तरफ R होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 जगह से होगी, तो सिर्फ 3 H2O सराउंड कर पाएंगे। अगर मैडम आप एक 2 डिग्री अमाइन ले आओगी तो 2 डिग्री अमाइन में क्योंकि 2 R आ गए तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 2 जगह से हो पाएगी, तो सिर्फ देखो 2 H2O आएंगे। और अगर आप 3 डिग्री अमाइन ले आओगी तो 3 जगह से आपके क्या हो चुके हैं, R लग चुके हैं, सिर्फ एक ही लोन पेयर वाली जगह खाली है, तो वहीं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, सिर्फ एक H2O आ पाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ा रही हूँ H2O उसको कम सराउंड कर पा रहे हैं, ठीक है, H2O उसको कम सराउंड कर पा रहे हैं। तो लोगों ने दोनों का दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा अच्छा प्लस आई की वजह से ऐसा हो रहा है, आपके सॉल्वेशन वाले की वजह से ऐसा हो रहा है, तो दोनों रिजल्ट्स को ध्यान रखते हुए उन लोगों ने करेक्ट ऑर्डर डिज़ाइन करके दिया आप लोगों को। वो करेक्ट ऑर्डर डिज़ाइन करके ये दिया कि देखो कि आप लोगों का जो 3 डिग्री है वो वीकर हो जाएगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेशन 3 डिग्री में अच्छे से नहीं हो पा रहा। जो सॉल्वेशन होता है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, जब किसी भी अदर मॉलिक्यूल को जब सराउंड करता है, ये बेसिक केमिस्ट्री है क्लास 11 की, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक केमिस्ट्री है कि अगर
कोई भी एक आयन को या किसी भी एक मॉलिक्यूल को अगर वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? बॉन्ड्स बनाते हैं। सराउंड करने का मतलब है बॉन्ड बनाना। बॉन्ड बनाने के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना। बॉन्ड फॉर्मेशन जब जब होता है दो लोगों के बीच में, तब तब एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी के जाने से सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। एनर्जी के जाने से, एनर्जी कम होने से सिस्टम स्टेबल होता है। तो जब आप 3 डिग्री अमाइन लेकर आए तो सिर्फ एक H2O ने बॉन्ड बनाया, तो मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई वो सिर्फ एक H2O की वजह से हुई। लेट से X अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई तो सिर्फ X ही रिलीज हुई। 1 डिग्री अगर आप लेकर आते हो तो 1 डिग्री में क्योंकि तीन H2O ने सराउंड करके रखा था तो 3x एनर्जी रिलीज हुई। तो एक्चुअली में जो सॉल्वेशन वाला फैक्टर है, सॉल्वेशन वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा बेटर तरीके से 3 डिग्री को सराउंड नहीं कर पा रहे हैं, कम कर रहे हैं, एनर्जी कम रिलीज हो रही है, इसीलिए स्टेबिलिटी भी उसकी क्या है, कम है। ठीक है, तो हम जो ये कहते हैं कि जो 3 डिग्री है वो 2 डिग्री से पुअर हो गया, ये पुअर इसीलिए हो रहा है क्योंकि सॉल्वेशन उसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्वेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्वेशन अच्छा नहीं है। तो ये क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ गिव रीजन आपको पूछा जा सकता है कि 3 डिग्री अमाइन इज अ वीकर बेस देन 2 डिग्री अमाइन, ये क्वेश्चन। अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे? इसका आंसर लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। पहले पॉइंट नंबर 1 बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन। ठीक है, फिर आपको नीचे डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम में क्योंकि हम कंपैरिजन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का कर रहे हैं तो एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है? पॉइंट नंबर 2 में आपको ये लिखना है, ये द स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ 3 डिग्री अमाइन बाय सॉल्वेशन इज वेरी पुअर। ये ऐसे खत्म। फिर देयरफॉर करके क्वेश्चन रिपीट कर लेना कि 3 डिग्री जो होता है वो कम होता है, राइट? ये क्वेश्चन बन गया, बस हो गया। तो बेसिकली प्लस आई कहता था कि 3 आगे आएगा, सॉल्वेशन कहता है कि 3 आगे नहीं आ सकता, तो वो पीछे चला गया 1। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, जो अमाइंस की बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसके आंसर में आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट नंबर ए में आप ये लिखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। पॉइंट नंबर बी में आप ये लिखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन। खत्म, बस 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे आंखों के सामने आ रहा है। देखो, हमने अमोनिया का कंपैरिजन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के साथ किया और हमें रिजल्ट क्या मिला कि 3 डिग्री वाले जो सबसे अच्छे होने चाहिए थे, ठीक है, बराबर, जो 3 डिग्री वाले सबसे अच्छे होने चाहिए थे, ये 3 डिग्री वाले 2 डिग्री से बेचारे पीछे आ गए, बराबर। लेकिन ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये क्या है यार? ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री यार क्या है? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलिफैटिक अमाइंस है। एलिफैटिक अमाइंस का मतलब क्या होता है? एलिफैटिक अमाइंस का मतलब ये होता है कि कार्बन चेन वाले, कार्बन चेन वाले क्या होता है बोलो? कार्बन चेन वाले क्या होता है बोलो? कार्बन चेन वाले। अगर मान लेते हैं कोई रिंग वाला आ गया, अगर मान लेते हैं कोई रिंग वाला आ गया, कोई रिंग वाला आ गया, रिंग वाला मतलब बेंजीन रिंग वाला, तो मैडम आपको क्या लगता है बेंजीन रिंग वाला अमोनिया से कम होगा या मैडम बेंजीन रिंग वाला अमोनिया से ज़्यादा होगा? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? तो हमको यहाँ पे अपना आंसर देखो बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि अगर आपके पास एक अराइल अमाइन है, अराइल अमाइन का मतलब होता है एक बेंजीन रिंग वाला अमाइन, तो बेंजीन रिंग वाला जो अमाइन होता है वो कमज़ोर होता है अमोनिया से भी और कमज़ोर होता है एलिफैटिक वालों से भी। यानी कि अगर आपके पास एक एरोमेटिक अमाइन है, बेंजीन रिंग वाला अमाइन जो है वो कमज़ोर होगा अमोनिया से
और फिर ये ऑर्डर चलेगा। समझ रहे हो? तो ये अपने नोट्स में लिख लेना। मतलब एरोमेटिक वाले और भी कमज़ोर है, अमोनिया से भी कमज़ोर है। जैसे कि देखो इसी के बेस पर क्वेश्चन बना लिया गया है, यूज़ योर ब्रेन पावर। 4 ठोक कंपाउंड आपको दिए हैं। NH3 यानी कि अमोनिया है, C6H5NH2 है यानी कि ये एनिलीन है। एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग वाला। तो तुम्हारा दिमाग तुरंत चलना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, बेंजीन रिंग वाला हमेशा मेरे NH3 से कम होगा। यानी कि जो आखिरी में लिखा हुआ है D, ये सबसे कमज़ोर होगा और A उससे आगे होगा। ये ऐसे लॉजिक यूज़ करने पड़ते हैं, इसीलिए ये नोट्स लिखवा रहे हैं। अब बचे 2, एक बचा CH3NH2, एक बचा CH3NH2। और मैं कितनी बार बताई हूँ, अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो यानी मंजे वो कौन, 1 डिग्री। बाजू में क्या लिखा है, CH32NH, उसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, मतलब वो कौन, 2 डिग्री। अब अभी अभी हमने ऑर्डर कूट के पढ़ा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे बेटर कौन होता है। भैया सबसे बेटर तो 2 डिग्री होता है, मतलब सबसे अच्छा कौन सा होगा, C वाला। उसके बाद ये ऑर्डर आएगा B वाला। तो ये हो गया कौन सा ऑर्डर, उन लोगों का इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट क्वेश्चन में बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब उल्टा। मेरी आदत है, मैं क्या करती हूँ, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ। ये जो मैंने अरेंज किया ये मैंने किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट अगर आपको पेपर में डिक्रीजिंग पूछा है तो मैं रफ में इंक्रीजिंग में कर लेती हूँ, फिर उल्टा करने से मेरा आंसर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। यानी कि अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर होना तो जो C मेरा, मतलब बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है, उल्टी कर देना है चीज़ों को, ये साइन और चीज़ों को मुझे क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। बट तुम अपना आंसर CABD ऐसा नहीं लिखोगे, तुम्हें अपना आंसर प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में C कौन है, क्वेश्चन में C कौन है, क्वेश्चन में C है CH3 ये ब्रैकेट 2NH, वो लिखोगे। फिर क्वेश्चन में B कौन है, CH3NH2, ऐसे। तो ये जो यूज़ योर ब्रेन पावर है, इसी टाइप के सवाल आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी, कि चीज़ों को अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर और बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। तो आपको ये बनना चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज कि आखिर मैडम ये जो हम लोगों का एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ अराइल अमाइन है, आखिर ये कमज़ोर क्यों है। ये तो हम लोग जानते हैं कि कमज़ोर है, बट ये पर्टिकुलर चीज़ इन द फॉर्म ऑफ गिव रीज़न पूछी जा सकती है और बोला जा सकता है इसको जस्टिफाई करिए, बताइए ये क्यों कमज़ोर है। तो हमें इसके कमज़ोर होने के, हमें इसके रीज़न को जस्टिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें हम लोगों को ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है, उस लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखते रुको, अकॉर्डिंग टू ये लिखेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 है आपके आंसर का। ये आप ड्रॉ करोगे, इक्वेशन नंबर हटा देना, ठीक है। अच्छा, बल्कि इसको तो अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर लो। कल को यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको ये एनिलीन बना कर दे देगा और बोलेगा इस एनिलीन का कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए मैंने अगेन वही कहा था, आपको हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब उसके अलावा क्या कह रही थी मैं, हाँ, ये बना लिया पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2 ये बनेगा कि इन अराइल अमाइन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है। और ये हो गया पॉइंट नंबर 2। जो लोन पेयर हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन के ऊपर के लोन पेयर हैं वो रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब रिंग के ऊपर गोल 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 घूम रहे हैं। तो जो चीज़ घूम रही है वो कभी डोनेशन के लिए तो अवेलेबल होगी ही नहीं, राइट। और जो चीज़ डोनेट नहीं हो सकती उसकी बेसिसिटी ऑब्वियस है कि कम होगी। फिर देयरफॉर करके पॉइंट नंबर 4 में अपना क्वेश्चन रिपीट कर लेना, इसीलिए एनिलीन कम होता है। उसके अलावा ये एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। तो आपको सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आ सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए कि टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बराबर। अच्छा, उसके अलावा तुम लोगों को
रुको, एक और चीज़ पूछनी थी, नहीं बस ख़त्म, ठीक है। अच्छा बस ये आपको हो गया क्वेश्चन। तो ये बेसिसिटी वाला टॉपिक है और इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को पूछ सकता है ना। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, विच वन ऑफ द टू, मतलब आपको जो दो चीज़ें दी गई हैं, एक दिया गया है आपको एनिलीन और एक दिया गया है आपको CH3NH2, इसमें से वो पूछ रहा है कि बताओ स्ट्रॉन्गर बेस कौन है। तो अभी हमारी बातचीत हुई कि एरोमेटिक वाले तो भैया कमज़ोर होते हैं, तो स्ट्रॉन्गर बेस होगा ये इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये भी अपने कॉपी में नोट्स में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर लिखेंगे CH3NH2, ठीक है। अच्छा फिर देखो, ये एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है कि आप टेबल 13.4 को रेफर करिए और फिर आंसर करिए। बट देखो पेपर में आपके पास टेबल नहीं आएगा, टेबल अगर आने लगा तो कोई भी उस टेबल को देखकर आंसर कर सकता है। आपको रूल्स याद रखने हैं और उस रूल के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को आंसर करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। रूल क्या है, एरोमेटिक सबसे कम, उससे ज़्यादा आप लोगों का क्या नाम है अमोनिया, उससे ज़्यादा फिर 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री और सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो तुम्हारे साथ गेम खेल गया, उसने तुमको दे दिए हैं नाम, उसने तुमको स्ट्रक्चर नहीं दिए। तो ऐसे केस में अगर उसने तुमको नाम दिए हैं तो तुमको अब खुद स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तभी तुम जज कर सकते हो। अब जैसे कि एक दिया है एनिलीन, मतलब सब जानते हैं कि ये बेंजीन रिंग विथ NH2 है, खैर। फिर दिया है N मिथाइल एनिलीन, फिर दिया है N डाई मिथाइल एनिलीन। अब बोल रहा है इन सबको कंपेयर करो विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया एंड विथ रिस्पेक्ट टू इथना, और किसकी पीकेबी वैल्यू कम होगी, किसकी पीकेबी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए करने को छोड़ रही हूँ, इसको अपना खुद करके नोट्स कॉपी में लिखोगे। हाँ, कभी भी क्वेश्चन को एक बात का ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू पीकेबी वैल्यू सॉल्व मत करना, हमेशा क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी सॉल्व करना और उसके बाद अपने आंसर को उलट देना। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी का और पीकेबी वैल्यू का इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हमारी बेसिसिटी वाली मार्किंग ख़त्म होती है। एक बार लेकिन हम टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं क्या इस टॉपिक से लेके कोई हमारे पास क्वेश्चन वगैरह है क्या जो हम आज नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे देखो MCQ नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो देखो डाई मिथाइल अमाइन, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देखोगे ये 2 डिग्री है, मिथाइल अमाइन ये 1 डिग्री है, ट्राई मिथाइल अमाइन ये 3 डिग्री है और ये बेचारा आपका अमोनिया है। अभी अभी हमने रूल बनाया सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, 2 डिग्री, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है D फॉर डॉग, है ना। क्लियर है ये बस। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा देखो उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी हम लोगों को अभी बन गया फटाक से, ओके। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं और कुछ है क्या। हाँ देखो, अभी आपकी पूरी किताब में जो भी ऑर्डर लिख कर दिया गया अमाइंस का, वो किसके लिए लिख के दिया गया बताओ। वो लिख के दिया गया है वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर अमाइंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो। लेकिन देखो मैंने जब आपको मार्किंग में करवा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि 2 ऑर्डर होते हैं अमाइंस के, अगर अमाइंस को पानी में डिसॉल्व किया है तो, और अगर आपने अमाइंस को गैस फेज में अगर आप कर रहे हो तो। अब आप बोलोगे कि हमारे टेक्स्ट बुक में तो मैडम कहीं भी गैस फेज का तो जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब गैस फेज वाला टॉपिक तो आउट ऑफ द सिलेबस है, वो बोर्ड्स में तो नहीं आ सकता, ऐसी मेंटालिटी रहती है। बट अब तुम ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारे ही बोर्ड्स वाले ने कितने स्मार्टली इस क्वेश्चन नंबर 4 को इंट्रोड्यूस कर दिया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन इन गैसियस फेज। मतलब टेक्स्ट बुक में गैसियस फेज के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन दे दिया गैसियस फेज के बारे में, बोलो। तो इससे ये समझ में आता है कि आपको दोनों रूल्स याद रखने पड़ेंगे, दोनों रूल से रिलेटेड आपको उसके MCQ भी करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में गैसियस फेज को भी क्वेश्चन आ सकता है और एक्वस फेज से रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो मैं तुम्हें टारगेट से लिखने के लिए कह रही हूँ, बट इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा के मैं तुमको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन याद रखना गैसियस फेज आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, उसने देखो वहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया है गैसियस फेज का
मतलब वो आपको कभी ना कभी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हम लोग ऑलरेडी देखो रूल बना चुके हैं कि एरोमेटिक वालों लोग जो होते हैं वो सबसे कमज़ोर अमाइन है। उनसे बेटर है NH3 वाले, उनसे बेटर है 1 डिग्री वाले, उनसे बेटर है 3 डिग्री वाले, उनसे बेटर है 2 डिग्री वाले। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक्वस फेज में है, ओके, बट फिर भी हम ये ऑर्डर बना चुके हैं। क्यों आपका एरोमेटिक कमजोर होता है इसका गिव रीजन भी मैं ऊपर मार्क करवा चुकी हूँ। बट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उसने क्या पूछ लिया कि वाई आर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। सबको पता है कि वो अमोनिया के रिस्पेक्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले स्ट्रॉन्गर है, बट गिव रीजन पूछ लिया उसने कि क्यों स्ट्रॉन्गर है। जैसे कल को गिव रीजन ये भी पूछ सकता है कि वो एरोमेटिक वाला जो है वो क्यों कमजोर है, तो वैसे उसने अभी क्या गिव रीजन पूछ लिया कि एलिफेटिक वाले क्यों ताकतवर है। तो मैं एक बार मैं टेक्स्ट बुक में ऊपर देख लेती हूँ, अगर इसकी मार्किंग सीधे सीधे होगी तो मैं करवा देती हूँ, अदरवाइज ये आंसर आपको टारगेट से लिखना पड़ेगा। ठीक है, किधर है किधर है किधर है, नहीं इसको टारगेट से ही लिखो क्योंकि वो कंबाइंड इफेक्ट वाला आंसर है ना, सॉल्वेशन का भी लिखना पड़ेगा, प्लस आई का भी करना पड़ेगा, बहुत काटपीट करनी पड़ जाएगी टेक्स्ट बुक में अगर मार्किंग करेंगे। इससे बेटर है कि डायरेक्ट उसको उठा के टारगेट से लिखो। ठीक है, बट इससे ये समझ में आता है कि जो भी हम पढ़ते हैं उन चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हमारे आज के पढ़े हुए टॉपिक पर ही है, बट इसको थोड़ा बाद में सॉल्व करते हैं, पहले जो थ्योरी वाले हैं उनको देख लेते हैं। देखो, एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस विद सूटेबल एग्जाम्पल। मैं सच बता दूं, मैंने तो एक्सरसाइज देखी भी नहीं थी जब मैं मार्किंग करवा रही थी, तो मैं तो सिर्फ अपने हिसाब से मार्किंग करवा रही थी कि अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सरसाइज में है, तो इसकी तो खैर मैं ऑलरेडी मार्किंग करा चुकी हूँ, ये आपको टारगेट से लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा और कोई टॉपिक जो हम लोगों ने आज पढ़ा हो उसकी मार्किंग तुम्हें करवानी है, देखने दो। फिर तो डिस्टिंग्विशन नहीं, इसका मतलब एक ही क्वेश्चन बचता है, ये 10th वाला, इसकी मैं करवा देती हूँ। आपको पीकेबी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगेन देखो, मेरा पर्सनल लॉजिक ये कहता है कि मैं कभी पीकेबी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज नहीं करती हूँ, ना ही मैं पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करती हूँ। मैं हमेशा एसिडिटी या बेसिसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करती हूँ और बाद में मैं ऑर्डर को रिवर्स कर देती हूँ। ठीक है, खैर क्या बोल रहा है, आपको 3 लोगों का नाम दिया है और आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा पीकेबी वैल्यू या सबसे कम किसकी होगी। खैर बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। पहला आपको जो नाम दिया गया है दैट इज़ एनिलीन। एनिलीन का मतलब होता है एक बेंजीन रिंग है और उससे NH2 डायरेक्ट कनेक्टेड है। फिर आपको दिया है एक नेक्स्ट नाम साइक्लोहेक्साइल अमाइन। साइक्लोहेक्साइल अमाइन मतलब एक 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है, एक 6 कार्बन की रिंग है बराबर, बट उसमें कोई गोला बीच में मत मार्क कर देना, ये इस तरीके से। फिर बोल रहा है 4 नाइट्रो एनिलीन, मतलब एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग विथ NH2। तो बेंजीन रिंग जब NH2 से कनेक्टेड है उसको पोजीशन नंबर 1 देंगे, वहाँ से काउंट करो 2nd पोजीशन, वहाँ से काउंट करो 3rd पोजीशन और वहाँ से काउंट करो 4th पोजीशन। जो 4th पोजीशन है वहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, तो यहाँ पे आएगा नाइट्रो मतलब NO2। अब देखो, इनको आपको इनके पीकेबी वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, बट हम इनको पहले इनकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करने का सबसे पहला लॉजिक जो दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि मैडम इनमें से एलिफेटिक कौन है और इनमें से एरोमेटिक कौन है। क्योंकि जो भी एलिफेटिक होंगे मतलब जो रिंग होंगी कार्बन की सादी, है ना, या फिर कोई चेन होगी कार्बन की, ऐसे लोग ढूंढो। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये जो बीच वाला है साइक्लोहेक्साइल अमाइन, ये साइक्लोहेक्साइल अमाइन एक सादी कार्बन की रिंग है, कोई बीच में गोला गाला कुछ नहीं है, मतलब ये एलिफेटिक है। और ये जो है बेंजीन रिंग विथ NH2 और ये बेंजीन रिंग विथ NH2, ये दोनों एरोमेटिक हैं।
हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एरोमेटिक वाले कम होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक वाले क्या होते हैं, कम होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि एरोमेटिक वाले कम होते हैं बेसिसिटी में। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होंगे, एलिफेटिक वाले। तो जो बी है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ये मैं बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रही हूँ। अब मुझको ये सोचना है कि जो एनिलीन है और जो नाइट्रो एनिलीन है, इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, क्योंकि है तो दोनों ही एरोमेटिक, दोनों ही बी से कम होंगे, बट आपस में अगर हम अपन का कंपटीशन कराएं ए और सी का, तो कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है, हमें ये डिसाइड करना है। दोनों ही एरोमेटिक है। अब क्या करें मैडम, डिग्री वाला कंसेप्ट लगाएं क्या? डिग्री वाला कंसेप्ट आप एरोमेटिक में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप लगाते भी हो एरोमेटिक वाला कंसेप्ट यहाँ पर डिग्री वाला, तो NH2 इसकी भी वही डिग्री आएगी 2 डिग्री, इसकी भी वही डिग्री आएगी 2 डिग्री, मतलब डिग्री का भी कंसेप्ट नहीं लगा सकते। फिर आप क्या करें? तो यहाँ देखो ये सादी बेंजीन रिंग विथ NH2 है और यहाँ पर NO2 आ गया। NO2 बहुत ही शैतान ग्रुप है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग -I शो करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग -R शो करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है। और हमने अभी अभी क्लास की स्टार्टिंग में जब मार्किंग करना शुरू किया था, तब मैंने लिखवा कर दिया था कि जो लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स की वजह से बेसिसिटी बढ़ेगी। जो इलेक्ट्रॉन देंगे, जो लेंगे वो बेसिसिटी को कम करेंगे। तो NO2 तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सबसे कम बेसिसिटी C की होगी और C से ज़्यादा A की होगी, क्योंकि बेचारे A में वो न्यूट्रल है, ना तो कोई इसको दे रहा है ना तो कोई उससे ले रहा है। ये होगा, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। बट क्वेश्चन में हमें बेसिसिटी नहीं पूछी, क्वेश्चन में हमको पीकेबी वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो पीकेबी का मतलब क्या होता है, आपने जो ऑर्डर बेसिसिटी के लिए लिखा है आप उसको उल्टा कर दो, मतलब जो C आपका सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, जो A आपका सबसे मतलब वो ऐसा हो जाएगा, जो B सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम हो जाएगा। क्योंकि पीकेबी का और बेसिसिटी का आपस में कैसा रिलेशनशिप चलता है, इनवर्स का। ये आ गया मेरा बेसिसिटी का आंसर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को सुंदर हैंडराइटिंग में बस लिख दूंगी। क्वेश्चन में पीकेबी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे कम पीकेबी किसकी होगी, तो सबसे कम पीकेबी किसकी है, बी वाले की। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा साइक्लोहेक्साइलामाइन। उससे ज़्यादा किसकी होगी, उससे ज़्यादा होगी ए वाले की। ए वाले का आंसर आएगा एनिलीन। और उनसे भी सबसे ज़्यादा पीके वैल्यू किसकी होगी, वो 4 नाइट्रो वाले की। प्रॉपरली लिख लेना तुम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड्स में भी, कि आपको नाम दे दिया रहेगा और आपको अरेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिसिटी वाले टॉपिक की मार्किंग कर ली है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट मार्किंग है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन की है, ठीक है। तो खैर हम तो रिएक्शंस वाला टॉपिक तो देखो पूरा पढ़ ही चुके हैं,